नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेबल स्टडी में। मार्गदर्शन हमारा, सफलता आपकी। दोस्तों, यह वीडियो भूगोल के 500 प्रश्नों की सीरीज का थर्ड पार्ट है। यदि आपने इस सीरीज का फर्स्ट व सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक व एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या फिर बैगाल? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है। तो गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? बी, गोविंद सागर। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर और इसका निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो दोस्तों लोनार झील जो है कहाँ स्थित है, आइए देखते हैं। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। तो कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बालतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? कराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में या फिर आल्प्स में? तो बालतोड़ा हिमनद दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसका आंसर है ए। आइए देख लेते हैं। बालतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद बियाफो, सियाचिन, गॉडविन ऑस्टिन और स्पार है। तो बालतोड़ा हिमनद में कौन कौन से और पर्वतमाला हैं, मतलब कि हिमनद कौन कौन से हैं? तो बियाफो हिमनद, सियाचिन, गॉडविन ऑस्टिन और स्पार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून, महासागरीय धाराएं, भूमध्य रेखा का सानिध्य या फिर हिंद महासागर का अस्तित्व? तो भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो महासागरीय धाराओं का प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है। चलिए अगले दोस्तों आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। तो भारत की जलवायु पर किसी प्रत्यक्षतः महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसून पवने, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसून पवने, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? जल संभर, दोआब, जल विभाजक या फिर तराई? तो दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। इसका आंसर हो गया बी। आइए दोआब को मैप में देख लेते हैं। तो ये है दोआब का क्षेत्र, यानी कि ये नदी की मुख्य धारा है जहाँ से नदियाँ विभाजित हुई। ये दो नदी, एक इधर और एक ये, और इसके बीच का क्षेत्र जो है वो दोआब के नाम से जाना जाता है। नदियाँ जो अवसाद बहा कर आती हैं, वो नए अवसाद जो होते हैं उन्हें खादर के नाम से जाने जाते हैं और पुराने अवसाद बांगर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा? तो आइए देख लेते हैं कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, यानी कि कृष्णा नदी। अब आइए इन तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलती है। ये नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है। इस पर्वत से? मैकाले पर्वत की अमरकंटक चोटी से। ठीक है। और महानदी के बारे में देखा जाए तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। और गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रैंबक से निकलती है। कहाँ से? नासिक की पहाड़ियों में त्रैंबक से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आइए इसके बारे में और भी देख लेते हैं। तो नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। भारत में लगने वाले कुंभ मेले का आयोजन स्थल, यानी कि जो भारत में कुंभ मेले लगते हैं 4 स्थानों पर, उसमें से एक स्थान नासिक में भी गोदावरी नदी के तट पर लगते हैं।
तो चलिए इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी कि गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर या फिर सवरी। तो इसे याद करने के लिए आप इसके साथ ही सारा नाम लेंगे, जैसे गोदावरी, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सवरी। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा अथवा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी या फिर झेलम। तो भारत के बाहर किस नदी का स्रोत है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत के बाहर है। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुबी, आंगसी एवं चेमयुंगडुंग हिमानी के पास अवस्थित है, यानी कि तिब्बत में इसका निकलती है और चेमयुंगडुंग हिमानी के पास से निकलती है ये। तो तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, अरुणाचल में दिहांग के नाम से, असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं इसे? असम की घाटी में, अरुणाचल में दिहांग और तिब्बत में सांगपो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से या फिर कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान देख लेते हैं। आइए, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। किस झील से? तो मानसरोवर झील से। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी कि ये कैलाश पर्वतमाला ट्रांस हिमालय का भाग है जो कि तिब्बत में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। तो दोस्तों ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। और क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, और बाकी तीनों विकल्प में जो नदियां दी हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी कि ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ताप्ती अरब सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो गंगा, गोदावरी एवं महानदी पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थल बिंदु पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ताप्ती पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ताप्ती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? यानी कि सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी, गंडक, ताप्ती या फिर नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नर्मदा। आइए इसके बारे में और भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए नर्मदा नदी है ये। तो नर्मदा नदी ऊपर है विंध्य की पहाड़ी और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है। यहाँ ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा, और ऊपर विंध्य की पहाड़ी है, और बीच से नर्मदा नदी निकलती है। दोस्तों इस नदी पर स्थित प्रमुख शहर हैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर। और सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि गोदावरी किस नदी के किनारे है। तो गोदावरी जो है, गोदावरी के किनारे नासिक नदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। लूनी, नर्मदा, कृष्णा या फिर ब्यास। तो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। तो यह भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली श्रेणी, अरावली। और इसकी लंबाई कितनी है?
तो 320 किलोमीटर। कितनी लंबी है इसकी लंब? तो 320 किलोमीटर। और यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सरस्वती, बूंदी, सुकरी या फिर जवई। चलिए, ये चारों लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो आइए देखते हैं। भारत के असम प्रांत में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र द्वीप है। यानी असम में स्थित है माजुली नदी द्वीप, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। आइए माजुली द्वीप को मैप में देख लेते हैं। तो ये है मैप, माजुली द्वीप इसमें देखने की कोशिश करिए। ये है माजुली द्वीप, ये असम है, ये असम है। और माजुली द्वीप स्थित है कहाँ, देख लीजिएगा आप, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये आ रही ब्रह्मपुत्र नदी, ये पूरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली स्थित है असम में, केरल में, अफ्रीका में या फिर आंध्र प्रदेश में। दोस्तों साइलेंट वैली को शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि साइलेंट वैली केरल में स्थित है। आइए देख लेते हैं इसे मैप में। ये है साइलेंट वैली, ये तो कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। देखिए ये नीलगिरी हिल्स है ना, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है ये। तो साइलेंट वैली केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदर वन, सदाबहार वन या फिर गुल्म वनस्पति। तो आइए देखते हैं। तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, सुंदर वन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो यह किसकी किसकी सीमा के बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ किसका संरक्षण होता है? रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, बाघ, कस्तूरी मृग या फिर हाथी। तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो गया ए। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1905 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ प्लवी का अर्थ होता है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो आंसर दीजिए इसका। मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर या फिर दिसपुर। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मणिपुर में स्थित कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क है। यह लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि यह लोकटक झील के पास स्थित है, लोकटक झील में, ठीक है ना। लोकटक झील का एक हिस्सा है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ विलो को सरपत के नाम से भी जानते हैं, सरपत, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? उष्णकटिबंधीय वन, पतझड़ी वन, वर्षा प्रचुर वन या फिर शंकुवृक्षी वन। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आइए इसका आंसर देखते हैं। क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी शंकुवृक्षी वनों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? शंकुवृक्षी वनों से। यह वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं और भारत में जम्मू कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में विलो की लकड़ी मिलती है, ठीक है, क्योंकि वन ठंडे प्रदेश हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, दालचीनी,
हल्दी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं कि लौंग, दालचीनी और हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है। तो लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, दालचीनी पौधे की छाल से और हल्दी पौधे के तने से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति। मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से या फिर खाद्यान्न उत्पादन से? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मछली उत्पादन से। तो आइए देख लेते हैं अन्य 3 विकल्पों का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ठीक है, यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। और श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से यानी कि तेल उत्पादन से, और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, चलिए ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, थोड़ा बहुत भी सीखा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्राइब किया, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।